आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर विकास गुप्ता जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक जो है पुरानी कथाओं में भी हमने उसके बारे में जिक्र सुना हुआ है, हमारे वेदों से आया हुआ है। तो क्या इम्पोर्टेंस उसकी आज के टाइम पे, क्या उसका अस्तित्व क्या अभी भी उतना ही बरकरार है? इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं विकास जी। सर, मुझे पहले बताइए कि आयुर्वेदिक के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए, उससे पहले हम जानेंगे कि आपने अपनी स्टडीज़ कहाँ से परस्यू की है। देखिए, आयुर्वेद 5000 ईयर ओल्ड एक पैथी है। समाज में कहते हैं कि जब से इंसान शुरू हुआ है तब से उसको रोग भी लगना शुरू हो गए। तो ये पैथी इसकी शुरुआत हुई थी ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने लोगों में जो डिज़ीज़, जो बीमारियां उत्पन्न होनी थी, उनको पहले से ही जानकर आयुर्वेद को उन्होंने आगे उसका ज्ञान दे दिया था। तो ये 5000 साल से हमारे साथ चलती आई है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो रोग, जो जैसा जैसा समय आया वैसे वैसे रोग उत्पन्न होते गए और उनकी सारी ट्रीटमेंट ये पहले से ही बता दी गई थी। वही पैथी हम आज भी पढ़ते हैं। मैंने अपनी स्टडी जो 12th के बाद मैंने उसी समय ये सोच लिया हुआ था कि मैं आयुर्वेद को परस्यू करूँगा। आयुर्वेद एक रिसर्च फील्ड थी। मेरा शुरू से ही रिसर्च में इंटरेस्ट था और लोगों की ट्रीटमेंट करने के लिए एलोपैथी से हट के थोड़ा सा मैं सोचता था। तो इसीलिए मैंने आयुर्वेद को परस्यू किया। जम्मू में ही कॉलेज है, जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च। वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की BAMS। उसके बाद मैंने हायर स्टडीज़ MD किया उसी कॉलेज से इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिया शरीर। और MD करने के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और साथ में ही मैं अभी एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ। जी, आयुर्वेदिक की बात की जाए तो वेदों से ही ये उत्पन्न हुआ है और आज के टाइम पे लोग एलोपैथी लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए कि जल्दी ही इफ़ेक्ट हो। क्योंकि कोई भी अगर उन्हें डिजीज़ हो, कहीं भी पेन है, तो वो वेट नहीं कर सकते, उन्हें बस एलोपैथी की दवाइयाँ खा ली तो उससे फ़र्क हो जाता है। मुझे बताइए, आज के टाइम पर क्या लगता है आपको, एक जो स्टेटस था आयुर्वेदिक का उस टाइम पर, क्या आज भी वो उतना ही बरकरार है? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं ऐसा कहूँगा कि इस टाइम पे आयुर्वेद का स्टेटस पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आयुर्वेद के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पूरे इंडिया में खुल चुके हैं। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स का मैं नाम बताता हूँ, जैसे NIA है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये उसके बाद दिल्ली में है। अभी इंडियन गवर्नमेंट में एम्स करके शुरू किया है। जैसे एलोपैथी में एम्स है, वैसे ही सेम स्टेटस का आयुर्वेद का एम्स शुरू किया है दिल्ली में। उसके बाद एक चौधरी ब्रह्म प्रकाश इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। तो ये कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस समय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च फील्ड तो ये पहले से ही थी। पहले कुछ कारणों से इसमें इतनी प्रगति नहीं हो पाई जितनी अभी 10-15 साल से हो रही है। और आयुर्वेद को पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो MBBS को छोड़ के, MBBS BDS को छोड़ के उनका इंटरेस्ट होता है आयुर्वेद में, तो वो आयुर्वेद पढ़ने के लिए आते हैं। दूसरी बात कि इस समय लोगों के मन में आयुर्वेद के लिए कितना इंटरेस्ट है, कितना विश्वास है। तो मैं ये कहूँगा कि आयुर्वेद में कुछ क्रोनिक डिजीज़ की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है जिनका एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं मसलन जॉइंट पेन्स के, जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाइपर यूरिसीमिया, गाउट, इनकी ट्रीटमेंट हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जहाँ पे एलोपैथी हार मान लेती है, वहाँ से हम शुरू करके पेशेंट्स को बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। जी। दूसरी बात, रीनल ट्रीटमेंट्स, किडनी की जो डिजीज़ होती हैं, लिवर की डिजीज़ हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों में आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है और हम आज के टाइम पे सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। एक चीज़ और आपने सुनी होगी, आयुर्वेद की एक थेरेपी होती है पंचकर्मा थेरेपी। ये एक यूनिक थेरेपी है आयुर्वेद की और इसका प्रचलन अब बहुत अच्छा शुरू हो चुका है। जम्मू में भी बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं जो
पंचकर्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हम बॉडी की। पंचकर्मा से हम पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करके जो क्रोनिक डिजीज़ उत्पन्न हो चुकी होती हैं उनसे परमानेंट इलाज दिलाते हैं पेशेंट्स को। जी, जिस तरह से अगर एलोपैथी मेडिसिन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि हम ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट उसके रहते हैं। क्या आयुर्वेदिक में भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं यहाँ? जी हाँ, ये मैं आपके माध्यम से सबको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं सोचना है कि आयुर्वेद साइड इफ़ेक्ट से मुक्त है। क्योंकि कई लोगों को ये रहता है कि आयुर्वेद अगर हमने दवाई खाई है तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी अगर दवाई है तो वो दवाई, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से कोई भी दवाई उठा के अगर खा ली आपने, उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। एलोपैथी में भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आयुर्वेद में भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा होते हैं अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना, अच्छी सलाह के बिना ट्रीटमेंट ली जाए। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है प्रकृति के ऊपर। हर पर्सन की अलग प्रकृति होती है। एक पर्सन को सेम डिज़ीज़ है, उसको हम एक दवाई दे रहे हैं। सेम डिज़ीज़ अगर दूसरे पर्सन को होती है, उसकी प्रकृति अलग है, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग हो जाती है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक पर्सन अगर घर में बीमार हुआ, उसको बुखार है, तो उसकी आपने दवाई ली, तो दूसरा पर्सन भी अगर बीमार हुआ तो वही दवाई उठा के खाना शुरू कर दिया। एलोपैथी में चल जाता है, अगर किसी को फीवर है तो हाँ। फीवर की दवाई हर कोई एलोपैथी की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है आयुर्वेद से। एलोपैथी में कुछ एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा रोल है, आयुर्वेद में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। हम एंटीबायोटिक्स का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, बट आयुर्वेद की जो मेडिसिन्स हैं बिल्कुल 100% कारगर, और आज के टाइम पे बड़ी अच्छी कंपनीज़ की मेडिसिन्स भी आती हैं, और कुछ मेडिसिन्स हम खुद प्रिपेयर करके पेशेंट्स को आयुर्वेदिक अच्छा मेडिसिन में ऐसे जब हम उसे लेते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, खान पीन में खासकर बात करूंगी, किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग जब हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा विषय है। आयुर्वेद होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, जी। तो ये पूरे शरीर की ट्रीटमेंट होती है। कई बार हमारे पास मरीज़ आते हैं, डॉक्टर साहब हमें सर दर्द है, तो हमें सर दर्द की दवाई दे दीजिए। तो आयुर्वेद में हम उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको सर दर्द है तो मैं आपको सर दर्द की दवाई दे दूँगा, उसमें मैं पूरे शरीर की एक दवाई दूँगा, क्योंकि सर दर्द के अलग अलग कारण हो सकते हैं। वो कारण वात हो सकता है, पित्त हो सकता है, कफ हो सकता है। तो हमें उसकी पर्सन की प्रकृति को देखना है, फिर उसकी नाड़ी परीक्षा करनी है, पल्स डायग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो दोष उसका इम्बैलेंस है उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात रही कि क्या खान पान करना है और किस चीज़ को अवॉइड करना है। देखिए, ये ऋतु पे डिपेंड करता है, कौन सी ऋतु चल रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस टाइम पे शरद ऋतु चल रही है। शरद ऋतु में पित्त के जो रोग हैं वो ज़्यादा होते हैं, स्किन डिजीज़ ज़्यादा होंगी। मैं आपको सिंपल वे में समझाऊँ, पित्त से स्किन डिजीज़ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इस ऋतु में जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, हम उनको एक जनरल वे में बोलते हैं कि पित्त को बढ़ाने वाली कोई चीज़ ना खाएं, गर्म चीज़ें जिसको हम बोलते हैं, गर्म तसीर वाली। तो ये ऋतु के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही अगली ऋतु आएगी, नेक्स्ट हेमंत, तो उसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि उस टाइम पे कफ़ वाली डिजीज़ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जैसे खांसी वगैरह। तो उसमें हम कफ़ को कम करने वाली चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग कराना शुरू करते हैं मरीज़ को, और जिससे कफ़ बढ़ता है उनको कम करवा देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है खान पान का। तो कहीं ना कहीं मैंने भी कहीं से सुना है कि आयुर्वेदिक जब आप मेडिसिन ले रहे हैं उसमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये एक मिथ है। नॉन वेज नहीं खाना, हम ये ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट को बोल देते हैं नॉन वेज नहीं खाना। हमारे आयुर्वेद में भी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मांस रस से बनती हैं, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि वो फिर डिपेंड करता है डिज़ीज़ के ऊपर, कैसी डिज़ीज़ है। कुछ डिजीज़ में हम उसको मांस रस वगैरह का मना कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इन जनरल मांस वगैरह ये नहीं खाना। अभी जिस तरह का मौसम बना हुआ है, ना सर्दी है ना गर्मी है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो इस टाइम पे क्या लगता है किस तरह के डिजीज़ जो है देखने को मिल रहे हैं? आए दिन आपके पास पेशेंट्स आते हैं, किस किस तरह के आते हैं? देखिए, ये शरद ऋतु ख़त्म होने जा रही है, हेमंत ऋतु शुरू होने जा रही है। तो इस टाइम पे एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जब हमारा शरीर अग्रसर होता है, तो
कुछ डिजीज़ शरद ऋतु की आ रही हैं हमें, कुछ हेमंत की आ रही हैं। गर्मी ख़त्म होने पे है, सर्दी शुरू होने पे है, तो इस टाइम पे हमें पित्त और कफ दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। ना हमें गर्म चीज़ें खानी है ज़्यादा, ना ठंडी चीज़ें खानी है। जैसे ही हेमंत ऋतु शुरू हो जाएगी, सर्दी शुरू हो जाएगी, तो हम अपने खान पान में चेंजेस कर सकते हैं, गर्म चीज़ें खाना शुरू कर दें, क्योंकि उस टाइम पे कफ बढ़ना शुरू होगा और कफ को कम करने के लिए उसी तरह की चीज़ें खानी है। तो ये थोड़ी ऋतु इस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ना गर्म चीज़ें ज़्यादा खानी है, ना ठंडी ज़्यादा खानी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आज के जिस तरह से अभी मौसम बना है, आने वाले समय में जब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और सभी के लिए क्या एक हेल्दी सा मैसेज आप देना चाहेंगे? खासकर डाइट की अगर बात की जाए तो किस किस तरह की लेनी चाहिए? देखिए, ऋतु के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग, और अपना जो आपकी दिनचर्या है, दिनचर्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी किस तरह से आपका कामकाज है। अगर आपका बैठने वाला काम है ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा आपका चलने फिरने वाला काम है, उस तरह के किसी ऑक्यूपेशन में हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट लेनी चाहिए। तो हमारे पास बड़े सारे ऐसे मरीज़ आते हैं कि वेट उनका इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस टाइम पे, ओबेसिटी, या जिसको हम स्थूल्य बोलते हैं आयुर्वेद में। तो स्थूल्य के लिए हम पेशेंट की प्रकृति देख के, या उसका जो टाइम है, किस टाइम पे पेशेंट आया है, वो टाइम देख के हम उसको डाइट के बारे में बताते हैं। तो डाइट में सबसे बड़ी बात ये कि जितना उनको पच जाए, अपने शरीर के अकॉर्डिंग, कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ये सबसे बड़ा ध्यान रखें। रात का जो खाना है हमेशा हल्का खाएं। ब्रेकफास्ट इजी कर सकते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसे सूर्य उदय होता है, हमारी अग्नि प्रबल होना शुरू हो जाती है, और सूर्य अस्त होने के बाद अग्नि मंद हो जाती है। तो सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त का जो समय है, उस टाइम पे आप जो भी खाएंगे आपको इजीली पच जाएगा। तो हमारे इस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि रात को एक तो लेट घर आएंगे और 11-12 बजे डिनर होगा उनका, तो उस वजह से डिजीज़ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं जनरल पब्लिक को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि रात का खाना हल्का हो तो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको नींद भी अच्छी आए, और जब आप सुबह उठें तो फ्रेश फील करें, खाना डाइजेस्ट हो चुका हो आपको। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए, और आयुर्वेदिक का महत्व समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर विकास गुप्ता। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिए, हेल्दी से टिप्स भी इन्होंने सबके लिए दिए कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किस तरह की नहीं लेनी चाहिए, और हेल्दी से टिप्स उन्होंने सभी के लिए दिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, और अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।